हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लास में। बाबू देख सकते हैं ये जीव विज्ञान का 2024 का वायरल पेपर। जब 29 फरवरी को बाबू जाएंगे एग्जाम देने, तो इस पेपर में से ज्यादा जब क्वेश्चन टकराएंगे तो आपका मन जो होगा बहुत खुश हो जाएगा। आज के ये वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देख रहे हैं ना, 348 FR कोड का एकदम फ्री है। और आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बाबू। एक एक क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में आपको लेके आ चुके हैं। जो फिगर वाला है, देखिए जो फिगर वाला है उसका फिगर के साथ यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। देख रहे हैं ना, पूरा क्वेश्चन का सलूशन, यानी कि एक एक फिगर के साथ आज की इस वीडियो में हम जुम चुके हैं। देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को सटीकली आंसर देने जा रहा हूं। तो वीडियो प्यारा है, इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बाबू, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले नंबर बाबू, आपको तो ये सभी मालूम है 3 घंटे 15 मिनट और 70 नंबर का पेपर आएगा। निर्देश भी सबको मालूम है कि कैसे तैयार करना है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का करना है, सभी जानकारी है ना। यहां से स्टार्ट होता है बाबू आपका प्रश्न, और सब लोग ध्यान से करिएगा प्रश्न, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। सभी विकल्प चुन करके, और सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नहीं, सभी विकल्पों को पढ़ना है और जो सही होगा उसका आंसर करना है। इससे पहला का क दिया है कि आवृत बीजी पौधे में पुंकेसर होता है। देखिए बाबू कि आवृत बीजी पौधे में पुंकेसर होता है, ये किस चीज में, मादा जननांग में पाया जाता है, या बी नंबर में कि नर जननांग में। तो ये सभी बच्चे को जानकारी है ना कि नर जननांग में पाया जाता है। आवृत बीजी पौधे जो पुंकेसर होता है ये किस में पाया जाता है, तो नर जननांग में। पहला विकल्प हो गया। इसके बाद चलते हैं ख नंबर वाला प्रश्न पे, कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था बाबू। यहाँ पे डार्विन ने कि लैंडमार्क ने या डी व्रीज ने। यहाँ पे भी चौथा विकल्प इधर है बाबू, देखिए ध्यान से, यहाँ पे चौथा विकल्प दिया है कि मेंडल ने। तो चारों में से विकल्प जो सत्य होगा वो मेंडल ही होगा, ठीक है ना। मेंडल ने ही किसको प्रतिपादित किया था, तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। समझ में आ गया। इसके बाद जो चलते हैं ग नंबर पे, काफी वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू, अच्छे से पढ़ के जाना पेपर देने जब जाएंगे तो। ग नंबर देखिएगा क्या लिखा है इसमें, कि जिन्हें अभियांत्रिकी की नींव की एंजाइम की खोज किसने की थी बाबू, बताइए। खोज से पढ़ी थी, क्या पढ़ी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस। ये पहला ही विकल्प आपको देखने को मिला ना, यही सत्य हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि घ नंबर, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, ध्यान से पढ़ के जाना। घ नंबर देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है बाबू, तो जल की, कि वायु की, कि ऊर्जा की। तो ऊर्जा की, किस चीज की होती है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर मतलब लगातार आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये था आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसके बाद अब चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम पेपर में ये आएगा ही आएगा। जैसे अंकुरित परागण का नामांकित चित्र बनाने के लिए पेपर में पूछेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर बनाएंगे। ये अंकुरित जो है ये पुष्प है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंकुरित परागकोश है। ये क्या है बाबू, परागकोश। जब ये फटता है ना तो इसमें से बीज निकलता है, तो परागकोश में से क्या निकलता है, परागकण निकलता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें तंतु बनाइएगा, जो डंठल होता है ना ये नीचे वाला, इसको तंतु बोलते हैं बाबू, तंतु यानी कि डंठल। अब इसके ऊपर जब चलेंगे तो ये वाली जो है, यहाँ पर देखिए जो पंखुड़िया की तरह दिख रही है ना, ये लाइन ऑन ऑफ दिखाई देती है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है परागकोश। ये क्या होता है, इसमें परागकण पाया जाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा में। और ये देखिए जो छोटे छोटे दाने की तरह दिख रहा है ना, पुष्प में दाने की तरह, ये परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकण। और जो जहाँ पे परागकण रहते हैं वहां के कोष को परागकोश कहा जाता है। तो इस तरीके से फिगर आपको बनाना है, ठीक है ना, अंकुरित परागण का। बस एक डंठल बनाना है, यहाँ पे इसकी अंकुरित जो परागकोश बना दीजिएगा, तब उस परागकोश में क्या बनाना है बाबू, परागकण बना देना है। तब उसका नामकरण बस कर देना है, नाम लिख देना है कि ये चीज ये है और ये चीज ये है, ऐसे ही बनाना है। ज्यादा डरना नहीं है, आराम से एक एक क्वेश्चन का सलूशन। आगे वाला जो प्रश्न है बाबू ध्यान दीजिएगा, क्या है, ध्यान से समझिए। पूछेगा प्रश्न में कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। उत्तर इसका देखिए कि प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से अनिषेचित अंडाणु का रक्त के रूप में बाहर आना ही मानसिक चक्र कहलाता है, या उसी को आवर्त चक्र भी कहते हैं। ये वाला एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद देखिए, यह प्रवास्था आवर्त यानी कि मासिक
मासिक प्रवस्था कहलाती है और 11 से 12 वर्ष की उम्र में आर्वत चक्र का प्रारंभ होता है, जिसे रजोदर यानी कि दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 40 से 45 वर्ष की उम्र में यह चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है, जिसे रजनोवृत्ति भी कहा जाता है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आर्वत चक्र वाला पेपर में पूछता है और इसमें से एक बहुविकल्पी भी पूछ सकता है। आगे प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। ग नंबर, वर्णांधता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? बताइए। इस तरीके से पेपर में पूछता है बाबू कि वर्णांधता मतलब जिसको आंख से कम दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, उसको ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? चलिए समझिए, इसका उत्तर लिखेंगे पेपर में कि वर्णांधता लिंग सूत्री यानी कि अप्रभावी यानी कि अनुवांशिक विकार है, जो एक्स क्रोमोसोम्स में हुए परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता, यानी कि लाल नहीं पहचान पाता है और न ही हरा, कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। इसलिए यही कारण है कि वर्णांधता ग्रसित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जब उसको क्लियर मालूम नहीं चल पाएगा कि लाल कलर कौन सा है और ब्लू कलर कौन सा है, तो वो बना ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको भर्ती नहीं लिया जाता है। इसके बाद दूसरा के घ नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू। समजात तथा समरूपता में अंतर बताइए। पेपर में इस तरीके से पूछेगा कि समजात तथा समरूपता में अंतर बताइए, तो उत्तर लिखेंगे समजात अंग में ये अंग रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु कार्य के आधार पर ये बाह्य रचना में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? बाहरी के रचना में अलग होते हैं बाबू। जैसे कि उदाहरण दिया जाएगा, मनुष्य के हाथ हो गया और घोड़े की अगली टांग हो गई, ये अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल पेपर में लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन इसी में से रिलेटेड है कि समरूप अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न हो, अलग अलग हो, परंतु सामान्य कार्य प्रदर्शित करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में लिखेंगे तितली एवं चमगादड़ के पंख, तितली एवं चमगादड़ के पंख ये समरूप अंग हो जाएंगे। ठीक है ना बाबू? तितली का पंख और चमगादड़ का पंख अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है बाबू? जैसे कि नागफनी आप देखिए ना, कांटों की तरह इस तरीके से होता है। वो पहले कांट की तरह छोटे छोटे पे निकला होगा और जैसे ही बड़ा होगा तो वो कांट जो है पत्ती में बदल जाएगा। क्यों होता है ऐसा? उत्तर लिखेंगे कि कम वर्ष वाले क्षेत्र में, यानी कम वर्षा है बाबू, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को यानी क्या करना पड़ता है? अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों के अकाइक परिवर्तन दिखाई देता है। इसी कारण से ये नागफनी की पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कांटों को क्या करती है? रूपांतरित कर देती है। इन्हीं की जड़ों में भूमि में अधिक गहराई तक चला जाता है, तब जाके पत्ती में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया नागफनी के बारे में? अगला जो क्वेश्चन होने वाला है बाबू 3 नंबर से, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वायरल पेपर है, छाप डालना इसको 29 फरवरी के दिन। तीसरे नंबर क्वेश्चन लिखा है क नंबर कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम भी लिखिए बाबू। क्या कह रहा है इसमें कि प्रतिजैविक की परिभाषा बताइए और 2 प्रतिजैविकों के नाम भी बताइए। तो ये उत्तर लिखेंगे इसमें कि प्रतिजैविक, यहाँ पे देखिए, प्रतिजैविक जीव शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के प्रति शरीर की रक्षा करता है बाबू। ठीक है ना? इतना तो आपको जानकारी हो गया। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रतिजैविक का निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनसे कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हुआ हो। ठीक है? इसके बाद अगला जो होगा क्वेश्चन इसमें, वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज की, जो जीवाणुओं की वृद्धि को अवरोध करता है, यानी कि रोकने का कार्य करता है। इसके बाद जो है तीसरा का ग नंबर पे आ चुके हैं प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे सहलग्नता एवं विनिमय में अंतर बताइए, यानी कि सहलग्नता और विनिमय में डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे उत्तर इसका कि सहलग्नता समजात गुणसूत्र के ही एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति में संलग्न ग्रीन एवं इस गुण को सहलग्नता भी कहा जाता है। इस तरीके से इसको डिफाइन कर देना। और यहाँ पे देखिए, सहलग्नता जीन्स गुणसूत्र के सभी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है। ये हो गया इसका
अब विनियम का भी देखेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे ना कि समजात गुणसूत्रों के क्रोमैट्रिक्स के मध्य अनुवांशिक पदार्थों की यानी अदला बदली विनियम कहलाता है। समझ में आ गया? इसको उसके जगह ट्रांसपोर्ट कर देना, ये क्या कहलाता है? विनियम कहलाता है। इसके बाद जो है विनियम प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गया? दोनों का अंतर जो है ऐसे ही पेपर में आप छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखेंगे यहां से, क्वेश्चन नंबर घ तीसरा का कि डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका उपयोग बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बाबू, इसका उपयोग बताइए। तो उत्तर लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लाल बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का उपयोग भी किया जा सकता है या किया जाता है। समझ में आ गया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कि किसी का भी पता लगा सकते हैं इसके थ्रू। इसके बाद जो है बाबू फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि पहला नंबर कि न्यायालयीय जांच, जैसे कि हत्या में भी किया जा सकता है, बलात्कार में भी, आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर पैतृक संबंध पता करने में सहायक होता है। और तीसरा नंबर विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में भी सहायक होता है। इस तरीके से हम लोग डीएनए के माध्यम से फिंगरप्रिंटिंग करके पता लगा सकते हैं किसी भी चीज को। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, यहां से 4 नंबर स्टार्ट करेंगे। क्या है बाबू? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 का क नंबर की सहभोजिता एवं सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। दोनों के बारे में क्या करना है प्यारे स्टूडेंट? इसके बारे में वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे कि सहभोजिता यह एक ऐसी पारिस्थितिक क्रिया है जिसमें परस्पर निरंतर रहने वाले जंतुओं में से केवल एक को ही लाभ मिलता है और दूसरे को न तो लाभ और न ही हानि होता है। इस तरीके से आप अच्छे से इसको पढ़ लेना बाबू। अगला इसमें उदाहरण देखेंगे कि आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष में होने वाली पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधे को ही लाभ होता है, आम के वृक्ष को न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इस तरीके से आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। इसके बाद देखिए सहोपकारिता क्या है। सहोपकारिता यानी कि सहोपकारिता अथवा सहजीविता ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर यानी कि निर्भर रहने वाले 2 या 2 से अधिक जीवों को क्या मिलता है बाबू? लाभ मिलता है। अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे उदाहरण समझिए, लाइकेन का पौधा और सहोपकारिता का एक ही, और ये सभी क्या है? उदाहरण है। इस तरीके से हो गया। 4 के अब चलते हैं बाबू ख पे। 4 के ख पे आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। वैक्सीन क्या है? पेपर में पूछेगा कि वैक्सीन क्या है और किन्हीं 2 वैक्सीनों के नाम और उनसे होने वाले लाभ भी बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या है? तो लिखेंगे जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका भी कहा जाता है। यानी किसी रोग को बचाव करने के लिए, उससे लड़ने के लिए रोग से, ये वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। ठीक है, इस क्रिया को टीकाकरण भी कहा जाता है। समझ में आ गया? अब चलिए इसके आगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चेचक का टीका, जैसे कि 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की और इस टीके को वैक्सीनिया नामक विषाणु से तैयार किया गया था। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है बाबू। इसके बाद पोलियो का टीका। इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास यानी सांक ने किया था और वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में क्या कर दिया? 2 बूंद यानी 5 साल तक बच्चों को पिलाया जाता है। यही कारण है। आगे चलते हैं बाबू। यहाँ पे ड्रग क्या है? पेपर में पूछेगा ड्रग क्या है। स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए उत्तर कि ड्रग, इसका मतलब कि जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को उन औषधियों की आदत हो जाती है एवं दवा न मिलने पर व्यक्ति बेचैन, परेशान एवं अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या ड्रग भी कहा जाता है। समझ में आ गया? ऐसे ही अच्छे से लिख देना बाबू। आगे थोड़ा सा इसमें और समझिएगा। क्या लिखेंगे बाबू? स्मैक। क्या लिखेंगे? स्मैक यह एक प्रकार का आपी एड है जिसे हीरोइन नाम से भी जाना जाता है। प्रायः
सफेद भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति नाक के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। इसे अफीम के पौधे भी बनाया जाता है, अफीम के पौधे से बनाया जाता है इसको। चरस का मतलब, चरस को देखिए कैनाबिस नामक पौधे से तैयार किया जाता है और इस पौधे से अलग अलग छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषतः भारत और नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन अधिक होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न बाबू देखिए बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 का क का कि प्रतिरक्षा क्या है। पेपर में पूछेगा कि प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से पेपर में आएगा, उत्तर लिखेंगे कि प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा का अर्थ हो जाएगा कि जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए भी एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र नाम से जानते हैं। इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद जो है बाबू अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए परसरागण, यहाँ पे देखिए इसके लाभों एवं हानियों का यहाँ पे बताना है, वर्णन करना है इसमें। तो देखिए पर परागण, यहाँ पे पर परागण जब किसी एक पादप की पर परागण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो परागण की इस विधि को पर परागण कहा जाता है। यानी कि एक फूल के पुष्प से दूसरे फूल यानी पुष्प पे ये चले जाते हैं, ये पर परागण कहलाता है। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में भी बांट दिया गया है। जैसे लिखेंगे ऐसे, पहले नंबर कीट परागण यानी कीटों के द्वारा होता है। यहाँ पे जंतु परागण, जंतुओं जैसे गिलहरी, रोडेनट्स आदि सभी इसके द्वारा जंतु परागण कहलाता है। वायु परागण का मतलब हवा के द्वारा होता है। जल परागण यानी जल के द्वारा होता है। पक्षी परागण का मतलब पक्षियों के द्वारा होता है। पर परागण से क्या लाभ है बाबू, देखिए ध्यान से लिखेंगे 1 नंबर की पर परागण से उत्पन्न नई संतानियों वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं जिससे ये वास्तविक में लंबे समय तक रह सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा नंबर नई जातियों का जन्म होता है इससे, पर परागण से। तीसरा पर यानी परागण को प्रोत्साहित करता है जिससे नए लक्षणों वाली जातियों का भी विकास किया जा सकता है। इस तरीके से लिख लीजिएगा। चौथा देखिए पर परागण द्वारा निर्मित पौधे यानी कि अपेक्षाकृत स्वास्थ्य, मोटे एवं संख्या में अधिक। पर परागण से हानियां, अब यहां से पर परागण से हानियां भाई देख लीजिए इसमें। इस प्रकार के परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और दूसरा नंबर की अधिक परागण यानी परागणों के उत्पन्न करना होता है, परागणों का, यही तो है इसमें। यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए बाबू, पुष्पों द्वारा कीटों में आकर्षित करने के लिए रंग, सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 4 नंबर जाति की शुद्धता नहीं रह पाती है। इस तरीके से अगला प्रश्न देखिए बाबू, यहाँ से ग नंबर औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें उदाहरण भी देना पड़ेगा बाबू। क्या लिखेंगे उत्तर में कि सूक्ष्म जीवों जैसे ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जिससे प्रोटोजोआ हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा, जीवाणु, सूक्ष्म जायसवाल हो जाएगा, कवक हो जाएगा आदि को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। आगे चलेंगे इसमें। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है भाई। 1 नंबर सूक्ष्म जीवों डेयरी उद्योग में यानी कि जीवाणु दूध को कई अन्य प्रकार के या अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु यानी किण्वन द्वारा दूध को दही, छाछ, बटन, यहाँ पर देखिए पनीर आदि का निर्माण करती है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इस तरीके से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में 2 नंबर लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट। 2 नंबर की पेय पदार्थ एक मादक पदार्थ के रूप में ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के द्वारा वाहन, वियर एवं रम, बाउंड्री आदि के निर्माण में किया जाता है। लिख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको अच्छे से पढ़ देना है। तीसरा नंबर देखिए रसायनों एवं एंजाइम्स के निर्माण में पनीर, एल्कोहल, स्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइक्लोपिसिन इसका उपयोग किया जाता है। 4 नंबर देखिए प्रतिजैविक के निर्माण में पेनिसिलिन, इसके बाद नियोमाइसिन, इसके बाद स्ट्रोमाइसिन, इसके बाद टेट्रामाइसिन,
यहाँ पे टेरामाइसिन, ये सभी जो है उसके क्या है, औद्योगिक उपयोग है। अब ये जो है आखिरी है घ नंबर, देखिएगा कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखें इसमें कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है, उन्हें जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है बाबू, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग कैसे किया जाता है यहाँ पे बता देंगे बस, कि यहाँ पे देखिए कीटनाशी प्रतिरोधी पौधों का विकास करने में। 2 नंबर, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि फसलों में। इस तरीके से आप अच्छे से, ज़्यादा नहीं 2-2 लिख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चंस लाए थे। इसके बाद अगली क्वेश्चन जो आ रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।